नमस्कार। जी इस गहन चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। जी पिछली बार हमने पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले भावनात्मक आघात और पिता के असर पर बात की थी। जी आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम माँ और बच्चे के रिश्ते की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो मदर कॉम्प्लेक्स मतलब माँ के साथ रिश्ते से बनने वाले गहरे भावनात्मक पैटर्न, अटैचमेंट स्टाइल्स और खास तौर पर भारतीय परिवारों में जो डायनामिक्स दिखते हैं उन पर रोशनी डालते हैं। अच्छा, और ये भी कि ये रिश्ते सुधर कैसे सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। बढ़िया। तो आज का हमारा मिशन है इन स्रोतों के जरिए ये समझना कि माँ के साथ हमारा शुरुआती रिश्ता हमारी पूरी भावनात्मक दुनिया की नींव कैसे रखता है जी बिल्कुल। और कैसे परिवार मिलकर इस बंधन को और स्वस्थ बना सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये मदर कॉम्प्लेक्स सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, असल में ये है क्या? हाँ लगता है, पर देखिए ये कोई क्या कहते हैं बीमारी नहीं है। ओके। ये बस माँ के साथ हमारे अनुभव से पैदा हुए गहरे भावनात्मक पैटर्न है जो अनजाने में हमारी सोच, हमारे रिश्तों और हमारे व्यवहार पर जिंदगी भर असर डालते रहते हैं। अच्छा। हमारे स्रोतों में कई तरह के पैटर्न का जिक्र है, पर दो बहुत आम हैं और एक दूसरे से काफी अलग भी। कौन से दो बताइए? एक है इनगल्फिंग मदर कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसी माँ जो बेहद देखभाल करने वाली, जरूरत से ज्यादा सुरक्षा देने वाली और कहीं ना कहीं बच्चे की जिंदगी को कंट्रोल करने वाली होती हैं। उनका भाव होता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। सुनने में तो ये बहुत प्यार भरा लगता है। लगता तो है लेकिन इसका असर शायद उतना सीधा नहीं होता। बिल्कुल। इरादे नेक हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर नतीजा ये होता है कि बच्चा अपनी पहचान बनाने, आत्मनिर्भर होने और खुद फैसले लेने में संघर्ष करता है। दिक्कत आती है। जी, उसे हमेशा दूसरों पे निर्भर रहने की आदत पड़ सकती है या फिर अपराध बोध महसूस हो सकता है अपनी राह चुनने में। गिल्ट। हाँ, गिल्ट। और दूसरा पैटर्न वो शायद इससे बिल्कुल उलट होगा। हाँ बिल्कुल, वो है एब्सेंट मदर कॉम्प्लेक्स, यानी अनुपस्थित माँ। अनुपस्थित माँ। ये शारीरिक रूप से दूर हो सकती हैं, शायद काम की वजह से या फिर भावनात्मक रूप से। अच्छा। मतलब साथ होते हुए भी बच्चे की भावनात्मक जरूरतों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती, अपनी परेशानियों में उलझी हो या कोई और वजह हो। तो इसका असर क्या होता है बच्चे पर? ऐसे बच्चे अक्सर बहुत जल्दी आत्मनिर्भर बन जाते हैं। उन्हें सीखना पड़ता है मजबूरी में। हाँ, लेकिन अंदर से उन्हें हमेशा एक खालीपन, एक तरह का परित्याग का डर वो महसूस हो सकता है। उन्हें लगता है कि प्यार और ध्यान पाने के लिए उन्हें कुछ खास करना होगा, सिर्फ होना काफी नहीं है। ये दोनों ही स्थितियां सोचने पर मजबूर करती हैं। और भारतीय संदर्भ में ये और भी जटिल हो जाता होगा, है ना, जहां माँ को देवी का दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल, मातृ देवो भव, ये हमारी संस्कृति का एक बहुत खूबसूरत पहलू है। हाँ, जो माँ के त्याग और प्रेम को सम्मान देता है। लेकिन जैसा स्रोत बताते हैं, कभी कभी ये माँ और बच्चे दोनों पर एक अवास्तविक उम्मीदों का बोझ डाल देता है। सही बात है। माँ से हमेशा परफेक्ट होने की उम्मीद और बच्चे से हमेशा माँ का ऋणी होने की अपेक्षा। ये बात हमारे स्रोतों में एक शर्मा आंटी की कहानी उससे बहुत साफ होती है। उनके लिए एक बड़ा भावनात्मक मोड़ तब आया जब उनकी बेटी प्रिया ने एक पेंटिंग बनाई। हाँ, वो पेंटिंग जिसमें प्रिया ने खुद को एक अकेले रेगिस्तान में खड़ा दिखाया था। जब शर्मा आंटी ने चिंता से पूछा, बेटा तुम अकेला क्यों महसूस करती हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रिया ने बड़ी हिम्मत करके कहा, माँ आप हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं, पर क्या आप सच में मुझे समझती हैं? ओहो, ये सुनना किसी भी माँ के लिए बहुत मुश्किल होगा। बहुत ज्यादा। और इस एक सवाल ने शर्मा आंटी को जैसे झकझोर दिया। सही। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी बेटी की समस्याओं हल करने में लगी रहीं, उसे ठीक करने में लगी रहीं, पर शायद कभी रुकी ही नहीं ये समझने के लिए कि वो असल में महसूस क्या कर रही है। उनके बेटे राहुल ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि माँ भावनाओं पर बात करने का समय देने के बजाय फौरन समाधान बताने लगती हैं। और फिर उन्हें ये भी समझ आया कि वो अनजाने में अपनी माँ का पैटर्न दोहरा रही थीं। हाँ, जो हमेशा करने पर फोकस करती थी, होने पर नहीं। ये कहानी दिखाती है कि नेक इरादे होने के बावजूद भावनात्मक जुड़ाव में कमी रह सकती है। बिल्कुल। और यहीं पर लगाव की शैलियाँ
या अटैचमेंट स्टाइल्स का कॉन्सेप्ट आता है। अटैचमेंट स्टाइल्स। जी, ये शैलियां दिखाती हैं कि बच्चे ने अपनी देखभाल करने वाले, आमतौर पर माँ के साथ, कैसा भावनात्मक बंधन विकसित किया है। सबसे सेहतमंद है सिक्योर अटैचमेंट, यानी सुरक्षित लगाव। सुरक्षित लगाव, इसमें क्या होता है? इसमें माँ बच्चे की जरूरतों को लेकर संवेदनशील होती है, मतलब रिस्पॉन्सिव होती है। ओके। भावनात्मक रूप से मौजूद रहती है, बच्चे को दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक सुरक्षित ठिकाना भी देती है। ऐसे बच्चे आत्मविश्वासी बनते हैं, अपनी भावनाओं को समझते और संभाल पाते हैं और आगे चलकर स्वस्थ रिश्ते बनाते हैं। ये शर्मा आंटी का लक्ष्य बन गया फिर। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। प्रिया और राहुल के अनुभव वो शायद अलग लगाव शैलियों की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, ऐसा लगता है। प्रिया के अनुभव में एंग्शियस एम्बिवेलेंट अटैचमेंट, जिसे हम चिंतित द्विधाजनक लगाव कह सकते हैं, उसके कुछ तत्व दिखते हैं। अच्छा। इसमें माँ का व्यवहार थोड़ा असंगत हो सकता है, कभी बहुत ध्यान देने वाली, कभी अपनी दुनिया में खोई हुई। इनकंसिस्टेंट। हाँ, इनकंसिस्टेंट। तो बच्चा समझ नहीं पाता कि माँ कब मिलेगी कब नहीं। नतीजा, वो अक्सर माँ से चिपका रहता है या बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है जब माँ दूर जाती है। बड़े होकर ऐसे लोग रिश्तों में असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रह सकते हैं। और राहुल, जो जल्दी आत्मनिर्भर बन गया था, उसमें अवॉइडेंट अटैचमेंट यानी परहेज करने वाला लगाव, उसके लक्षण दिख सकते हैं। इसमें माँ शायद भावनात्मक जरूरतों के बजाय बच्चे की शारीरिक जरूरतों या उसकी उपलब्धियों पर ज्यादा ध्यान देती है। अचीवमेंट्स पर फोकस। हाँ, तो बच्चा सीख लेता है कि अपनी भावनाओं को दबाना ही बेहतर है, क्योंकि उन्हें कोई समझने वाला नहीं। वो आत्मनिर्भर तो दिखता है, पर असल में भावनात्मक रूप से जुड़ने से कतराता है। उसे लगता है प्यार कमाना पड़ता है, वो बस यूं ही नहीं मिलता। ये जानना कि ये पैटर्न बचपन में बनते हैं थोड़ा डरा सकता है। क्या ये बदले जा सकते हैं? बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमारे स्रोत बताते हैं। अच्छा। इन पैटर्न को समझना पहला कदम है और फिर उन पर काम किया जा सकता है। इसे ही अटैचमेंट रिपेयर या लगाव सुधार कार्य कहते हैं। लगाव सुधार कार्य। जी, लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि भारतीय परिवारों में ये चीजें कैसे काम करती हैं, खास तौर पर हमारे यहाँ। हाँ, क्योंकि यहाँ मातृ देवो भव वाली बात के साथ साथ संयुक्त परिवार, सामाजिक दबाव, बहुत कुछ जुड़ा है। सही कहा। इसके अपने सकारात्मक पहलू हैं, मजबूत पारिवारिक बंधन, मुश्किल समय में सहारा, त्याग और समर्पण की भावना, ये सब है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन चुनौतियां भी हैं। कई बार माँ और बच्चे के बीच सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। बाउंड्रीज। हाँ, बाउंड्रीज। इसे इन्मेशमेंट या भावनात्मक उलझाव कहते हैं। माँ बच्चे की हर भावना को अपनी भावना समझ लेती है। बच्चे को एक अलग व्यक्ति की तरह देखना मुश्किल हो जाता है। और फिर वो अपराध बोध वाला हथियार, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। ये भावनात्मक नियंत्रण का, मैनिपुलेशन का एक तरीका बन जाता है। बच्चे के लिए अपनी पहचान बनाना, अपनी पसंद नापसंद जाहिर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है इससे माँ को दुख पहुंचेगा। और अपनी देखभाल करना, सेल्फ केयर। हाँ, उसे तो स्वार्थ समझ लिया जाता है अक्सर। और आज की भारतीय माँ के लिए तो चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। बिल्कुल। काम और घर का संतुलन, बिल्कुल। पीढ़ियों का अंतर, पारंपरिक उम्मीदें बनाम आधुनिक परवरिश, ये सब बहुत कुछ है। शर्मा आंटी की तरह कई माएं महसूस करती हैं कि उन्हें सुपर वुमन बनना है, ऑफिस में भी बेस्ट, घर पर भी परफेक्ट माँ। हाँ, प्रेशर बहुत है, बहुत ज्यादा। और इस दबाव में वो अनजाने में ही शायद ज्यादा कंट्रोलिंग या ज्यादा चिंता करने वाली बन जाती हैं, जैसा शर्मा आंटी के साथ हुआ। वो अपनी माँ की तरह भावनात्मक रूप से दूर नहीं होना चाहती थीं, तो वो दूसरी एक्सट्रीम पर चली गईं, अत्यधिक देखभाल और नियंत्रण। ओवर कॉम्पेंसेशन। एग्जैक्टली, ओवर कॉम्पेंसेशन। तो यहाँ से सुधार की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? स्रोतों में बताए गए मदर वुंड हीलिंग के कदम क्या है? देखिए, पहला और सबसे जरूरी कदम है माँ की अपनी आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। जी, जैसे शर्मा आंटी ने अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते को याद किया, अपने खुद के व्यवहार के पैटर्न को पहचाना। उन्होंने खुद से मुश्किल सवाल पूछे, जैसे मैं किस बात पर तुरंत रिएक्ट करती हूँ, क्या मैं सच में सुनती हूँ या सिर्फ सलाह देती हूँ, मुझे अपनी बेटी या बेटे की किस बात से डर लगता है।
उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी माँ की तरह ही भावनाओं से असहज होकर फौरन समाधान पर कूद पड़ती हैं। ये आत्ममंथन ये आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं, इसके लिए हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत। दूसरा कदम है बच्चों के नजरिए को ईमानदारी से समझना, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस पर्सपेक्टिव। बच्चों का नजरिया। हाँ, प्रिया का वो कहना कि मुझे बस सुनने वाला चाहिए, और राहुल का ये कहना कि मैं अपनी जरूरतें बताना सीखना चाहता हूँ। ये शर्मा आंटी के लिए आंखें खोलने वाला था। बच्चों को असल में चाहिए होता है उनकी भावनाओं को मान्यता, वैलिडेशन, हाँ, उन्हें समझने के लिए समय, स्पेस टू प्रोसेस, और उनकी अपनी पहचान का सम्मान। हाँ। और फिर आता है असल बदलाव रोजमर्रा के व्यवहार में। बिल्कुल। तीसरा कदम है लगाव सुधार कार्य, अटैचमेंट रिपेयर के लिए छोटे ठोस कदम उठाना। छोटे कदम, हाँ, छोटे छोटे, जैसे शर्मा आंटी ने शुरू किया। मॉर्निंग कनेक्शन, सुबह उठकर सीधे कामों की लिस्ट देने के बजाय बस 2 मिनट रुककर पूछना, कैसा महसूस कर रहे हो आज? प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉज। जब बच्चा कोई समस्या बताए तो फौरन सलाह देने के बजाय पहले पूछना, तुम कैसा महसूस कर रहे हो इस बारे में? क्या तुम चाहते हो मैं बस सुनूं या कोई सुझाव दूं? तो ये बहुत अच्छा है, चॉइस देना। हाँ, इवनिंग चेक इन, दिन के अंत में हल्का फुल्का पूछना कि दिन कैसा रहा, क्या कुछ अच्छा या बुरा हुआ। वैलिडेशन, नियमित रूप से कहना तुम्हारी फीलिंग्स जायज हैं, या मैं समझ सकती हूँ तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। ये सुनने में छोटे लगते हैं पर लगातार करने से बड़ा फर्क ला सकते हैं। मतलब एक तरह से समस्या सुलझाने से ज्यादा जरूरी है भावनात्मक तालमेल बिठाना। बिल्कुल, यही एक मुख्य सूत्र है, इमोशनल अट्यूनमेंट इज की। और चौथा कदम जो शायद सबसे गहरा है वो है माँ का अपना उपचार। माँ का अपना उपचार? जी, अपने बचपन की अधूरी जरूरतों को समझना, इनर चाइल्ड वर्क, खुद के प्रति दयालु होना, सेल्फ कंपैशन, ये मानना कि कोई भी परफेक्ट माँ नहीं होती। ये बहुत जरूरी है। हाँ, और मातृत्व के अलावा भी अपनी एक पहचान बनाना और अपना सपोर्ट सिस्टम तैयार करना। सही बात है। इस पूरी प्रक्रिया में वो जो आपने पहले कहा था भावनात्मक उलझाव, एमेशमेंट, और स्वस्थ बंधन, हेल्दी बॉन्डिंग, इसके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, क्योंकि कई बार उलझाव को ही गहरा प्यार समझ लिया जाता है। होता है ऐसा? बिल्कुल। उलझाव के संकेत हैं बच्चे की हर भावना को अपनी मान लेना, बच्चे के जरा सा दूर जाने पर बेचैनी होना, बच्चे के सारे फैसले खुद लेना या अपराध बोध महसूस कराना। शर्मा आंटी पहले ऐसा करती थी। प्रिया परेशान तो नहीं लगता था, मैं फील हो गई। राहुल का करियर, मतलब मेरी सफलता या असफलता। तो फिर स्वस्थ बंधन कैसा दिखता है? हेल्दी बॉन्डिंग। स्वस्थ बंधन में करीबी रिश्ता होता है पर साथ ही दोनों व्यक्तियों की अपनी अलग पहचान और सीमाएं भी होती हैं। अच्छा। माँ बच्चे को भावनात्मक सहारा देती है पर उसकी भावनाओं की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेती। वो बच्चे को उड़ना सिखाती है, ये जानते हुए कि वो हमेशा उसके लिए एक सुरक्षित जमीन की तरह मौजूद है। एक सेफ बेस। एग्जैक्टली। अ सिक्योर बेस। शर्मा आंटी ने इसे कैसे अपनाया? उन्होंने सीखा भावनात्मक विभेदन, इमोशनल डिफरेंशिएशन। इमोशनल डिफरेंशिएशन, हाँ, यानी ये समझना कि मेरा बच्चा परेशान है, मैं उसके साथ हूँ, पर उसकी परेशानी मेरी नहीं है। उन्होंने बच्चों को छोटे छोटे फैसले खुद लेने के लिए प्रोत्साहित किया, ऑटोनॉमी सपोर्ट, और स्वस्थ सीमाएं बनाई, अपने लिए समय निकाला, बच्चों के दोस्तों या एक्टिविटीज को कंट्रोल करना छोड़ा, और अपनी उम्मीदों को बच्चों पर थोपने के बजाय उनकी सुनी। और ये समझना कि सीमाएं प्यार का ही रूप हैं, अस्वीकृति का नहीं। बिल्कुल, बाउंड्रीज आर लव। और इस बदलाव में क्या हमारी पारंपरिक भारतीय बुद्धिमत्ता की भी कोई भूमिका है, कुछ ट्रेडिशनल विजडम? बिल्कुल है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय माँओं की पारंपरिक ताकतें अद्भुत है। हाँ। वात्सल्य रस, वो बिना शर्त का प्यार और पोषण, बच्चे की जरूरतों को बिना कहे समझ जाना, त्याग और सेवा की भावना, हमें इन्हें छोड़ना नहीं है। तो संतुलन कैसे बनेगा मॉडर्न और ट्रेडिशनल में? संतुलन बनता है जब हम इन पारंपरिक शक्तियों के साथ आधुनिक मनोविज्ञान की समझ, खासकर स्वस्थ सीमाओं और व्यक्तिगत पहचान के महत्व को जोड़ते हैं। अच्छा। मातृशक्ति का मतलब सिर्फ त्याग नहीं, बल्कि खुद का ख्याल रखकर बेहतर देखभाल करने में सक्षम होना भी है। ये अच्छी बात कही। हाँ, हम अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं, पूजा, कहानी, त्योहारों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने के लिए। जैसे पूजा के समय सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि आभार व्यक्त करना सिखाना। कहानियों के जरिए भावनाओं को समझना,
त्योहारों पर साथ रहने के साथ साथ हर सदस्य की व्यक्तिगत पसंद का भी ध्यान रखना। ये खूबसूरत मेल लगता है, जड़ों से जुड़े रहना और साथ ही नई समझ को अपनाना। शर्मा आंटी और उनके परिवार पर इन सब का क्या असर हुआ? कहानी कैसे आगे बढ़ी? स्रोतों के अनुसार 4 महीने में कमाल के बदलाव दिखे। 4 महीने में? वाह। हाँ, शर्मा आंटी ज्यादा शांत, ज्यादा सुनने वाली बन गई। वो बच्चों की बातों से जल्दी ट्रिगर नहीं होती थीं। उन्होंने खुद पेंटिंग क्लास ज्वाइन की, अपनी पहचान को फिर से पाया। अरे वाह जी। और बच्चे प्रिया और राहुल? प्रिया ज्यादा खुलकर बात करने लगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वो अपनी माँ के साथ वीकेंड पर आर्ट सेशन करने लगी। ये तो बहुत बढ़िया है ना? और राहुल अपनी भावनाएं बेहतर तरीके से व्यक्त करने लगा, करियर को लेकर ज्यादा स्पष्ट हुआ और माँ के साथ उसका रिश्ता सिर्फ देखभाल का नहीं, दोस्ती का भी बन गया। परिवार में झगड़े कम हुए, समझ बढ़ी। क्या इसके कोई मापने लायक नतीजे भी थे, कुछ डेटा? हाँ, स्रोत में बताया गया है कि माँ बच्चे के रिश्ते की संतुष्टि में 85% सुधार आया। 85%? जी। और परिवार में तनाव का स्तर 65% कम हुआ। और सबसे अच्छी बात, इसका असर आस पड़ोस तक फैला। कुछ और माँओं ने प्रेरणा ली, स्कूल में वर्कशॉप हुई। ये दिखाता है कि एक व्यक्ति का बदलाव पूरे सिस्टम को, पूरे माहौल को बदल सकता है। बिल्कुल, रिपल इफेक्ट। तो इस पूरी चर्चा से हम कौन से मुख्य सबक या सुनहरे नियम कह सकते हैं, ले सकते हैं? कई सबक है, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण शायद ये है। पहला, भावनात्मक तालमेल समस्या समाधान से ज्यादा जरूरी है। अट्यूनमेंट ओवर सॉल्विंग। सुनना ज्यादा जरूरी है। हाँ। दूसरा, संतुलित मातृत्व के लिए माँ की अपनी पहचान और माँ की भूमिका दोनों जरूरी हैं। बैलेंस। तीसरा, सीमाएं प्यार हैं, अस्वीकृति नहीं। बाउंड्रीज आर लव। ये याद रखना जरूरी है। चौथा, बच्चों की और अपनी भी भावनाएं मान्य हैं। इमोशंस आर वैलिड। पांचवा, आत्म देखभाल स्वार्थ नहीं है, ये बेहतर देखभाल को सक्षम बनाती है। सेल्फ केयर एनेबल्स बेटर केयर गिविंग। छठा, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान का मेल संपूर्ण मातृत्व की ओर ले जाता है। हाँ, इंटीग्रेशन। और सातवां, लगाव की मरम्मत हमेशा संभव है। अटैचमेंट रिपेयर इज ऑलवेज पॉसिबल। किसी भी उम्र में। ये वाकई बहुत गहरी और उम्मीद जगाने वाली बातें हैं और मुझे लगता है आज की चर्चा एक विचार छोड़ जाती है। शायद माँ के साथ अपने रिश्ते की गांठों को सुलझाना सिर्फ उस एक रिश्ते को ठीक नहीं करता, नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन के हर रिश्ते को बेहतर बनाने की कुंजी हो सकता है ना? बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा पहला और सबसे प्रभावशाली रिश्ता होता है। उसे समझने से हमें खुद को और दूसरों को समझने में बहुत मदद मिलती है। और अगली बार हम परिवार के रिश्तों की एक और परत खोलेंगे। हमारी अगली गहन चर्चा होगी भाई बहन के रिश्तों और सिबलिंग थेरेपी पर। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प विषय है। कैसे ये रिश्ते हमारे जीवन को आकार देते हैं और कैसे इन्हें सुधारा जा सकता है। आज की चर्चा का सार शायद यही है कि माँ बच्चे का रिश्ता परफेक्ट होना जरूरी नहीं, हाँ, पर उसका स्वस्थ, विकसित और ईमानदार होना जरूरी है। ये दो अलग इंसानों के बीच प्यार और सम्मान का रिश्ता है। इसी सोच के साथ आज के लिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।